नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तैयारियां चल रही हैं और अब आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और ऐसे में 20 नवंबर को 9 सीटों पर मतदान होना है और ऐसे में अब देखना यही है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी और कांग्रेस और तमाम अन्य पार्टियों के इस सियासी महासंग्राम में कौन सी पार्टी जीत का परचम लहरा पाती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद खाली हुई सभी 9 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव होना है और ऐसे में उपचुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी के लिए जोरों शोरों से प्रचार प्रसार किया और देखा गया किस तरह से समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच अब अहम मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में देखा गया इंडिया गठबंधन की तरफ से पहले जहां कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के चुनाव लड़ने की चर्चाएं तेज थी, तो वहीं अब इंडिया गठबंधन के माध्यम से समाजवादी पार्टी सभी 9 सीटों पर चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही है और ऐसे में कांग्रेस बाहरी सपोर्ट करती हुई समाजवादी पार्टी को नजर आ रही है। देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में लंबे समय से सीटों के बंटवारे को लेकर सियासी खींचतान देखा गया और सियासी खींचतान के परिणाम ये निकल कर आते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने 8 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे और महज एक सीट यहां पर आरएलडी को दे दी और जयंत चौधरी को मीरापुर की सीट मिलने के बाद पश्चिमी यूपी में उनका प्रभाव देखते हुए अब भारतीय जनता पार्टी ये कयास लगाती हुई नजर आ रही है कि पश्चिमी यूपी में आरएलडी को सीट सौंपना उनके लिए फायदेमंद साबित होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जयंत चौधरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं और वहां पर अच्छी पकड़ रखते हैं, अच्छा वोट बैंक यहां पर जयंत चौधरी का है और ऐसे में क्या मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट अब भारतीय जनता पार्टी के लिए आरएलडी को देने के बाद अब वरदान साबित होती हुई नजर आई और देखा गया किस तरह से संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल और ओपी राजभर सीटों की मांग लगातार करते हुए नजर आए और यहां तक कि संजय निषाद तो लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के आला कमानों से मुलाकात करते हुए नजर आए। लखनऊ से दिल्ली, दिल्ली से लखनऊ तक बैठकों का यहां पर सिलसिला देखा गया और उसके बावजूद यहां संजय निषाद को एक भी सीट उपचुनाव में नहीं दी जाती है। वहीं कहीं ना कहीं उस दौरान बगावत भी देखने को मिली, क्योंकि ओपी राजभर भी इस बात से नाराज थे कि भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए गठबंधन के सहयोगी होने के बावजूद उनको एक भी सीट नहीं दी। वहीं अनुप्रिया पटेल भी इस बात को लेकर बोलती हुई नजर आई, साथ ही संजय निषाद की नाराजगी भी देखी गई और ऐसे में देखा गया कि किस तरह से लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी सस्पेंस बनाने के बाद जब सस्पेंस को खोलती हुई नजर आई तो 8 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने के साथ साथ एक सीट पर जयंत चौधरी के पार्टी के प्रत्याशी यानी आरएलडी के प्रत्याशी को मौका देती हुई नजर आई। अब ऐसे में बात की जाए अगर बहुजन समाज पार्टी की, तो बहुजन समाज पार्टी मायावती कहीं ना कहीं अब तैयारियां करती हुई नजर आ रही हैं और ऐसे में मायावती की तैयारियां क्या इस बार कारगर साबित होंगी, क्योंकि आम चुनाव में तो एक बड़ा झटका बहुजन समाज पार्टी को लगता है और उस बड़े झटके के चलते बहुजन समाज पार्टी सभी सीटों से चुनाव हारती हुई नजर आती है। गठबंधन करने से साफ तौर पर मायावती आम चुनाव में भी इनकार करती हुई नजर आई और उपचुनाव में भी यही मंजर रहा कि मायावती अपनी पार्टी का गठबंधन किसी भी पार्टी के साथ नहीं करती हुई दिखाई दी। जहां तक कि देखा जा रहा था कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव लंबे समय से मायावती से गठबंधन के लिए बातचीत करने की कोशिश करते रहे, संपर्क बनाने की कोशिश करते रहे, लेकिन मायावती ने उनके संपर्क को साधा नहीं और ऐसे में मायावती ने साफ तौर पर किसी भी पार्टी के साथ, किसी भी दल के साथ गठबंधन करने से ऐलान करते हुए सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार कर उपचुनाव में अकेले ताल ठोकने का फैसला लिया। आकाश आनंद की वापसी से क्या मायावती के हौसले बढ़ते हुए नजर आए हैं? क्या आकाश आनंद को
सभी जिम्मेदारियां दोबारा सौंपने के बाद मायावती उत्तर प्रदेश में होने वाले 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में अपनी पार्टी को मजबूती दिला पाएंगी? क्या यहां आजाद समाज पार्टी से बड़ा मुकाबला करती हुई नजर आएंगी? क्योंकि आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर रावण भी लंबे समय से प्रयास करते हुए नजर आए कि बहुजन समाज पार्टी का उनकी पार्टी के साथ गठबंधन हो जाए, लेकिन मायावती ने आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर रावण की मांग को भी यहां पर खारिज कर दिया। और ऐसे में अब जिस तरह से एक ही विचारधारा की दो पार्टियां चुनावी मैदान में हैं, तो इनके वोट बैंक पर इसका असर पड़ता हुआ नजर आ सकता है। खासतौर पर बड़ा झटका मायावती को लगता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि आम चुनाव में भी मायावती के वोट बैंक को खींचने में चंद्रशेखर रावण आजाद ने महारत हासिल की थी। और उसके बाद नगीना से जब उन्होंने जीत दर्ज की, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में तमाम राजनीतिक पार्टियों के बीच चंद्रशेखर आजाद और आजाद समाज पार्टी के नाम की चर्चाएं होने लगी। ऐसे में अब जिस तरह से समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं, तो उससे यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि आगामी उपचुनाव में, या यूं कहें कि 20 तारीख को होने वाले उपचुनाव के लिए मतदान के अंदर मुकाबला बेहद टक्कर का होता हुआ नजर आएगा। और अगर यहां पर बात की जाए कांग्रेस की, तो यहां पर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन के कयास यहां पर कांग्रेस के इंडिया गठबंधन के तहत लगाए जा रहे थे, लेकिन समाजवादी पार्टी ने सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे, जिसके बाद राहुल गांधी ये कहते हुए नजर आए कि हम बाहरी तरफ से समाजवादी पार्टी के सपोर्ट में रहेंगे। मतलब स्थिति साफ है कि राहुल गांधी पहले जहां 2 से 3 सीटों की मांग यहां पर अखिलेश यादव से करते हुए नजर आए, समाजवादी पार्टी से करते हुए नजर आए, तो उसके बाद यहां पर कहीं ना कहीं एक भी सीट न मिलने के बावजूद भी कहीं ना कहीं राहुल गांधी फिर भी अखिलेश यादव के साथ खड़े हैं। यानी कि इंडिया गठबंधन में फूट थोड़ी बहुत जरूर देखी गई, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया गठबंधन एकजुट होकर खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं एनडीए गठबंधन के अंदर सियासी खींचतान देखा गया, और सियासी खींचतान के चलते एनडीए को एक बड़ा झटका उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में लगता हुआ नजर आ सकता है। सीएम योगी की कुर्सी क्या एक बार फिर से खतरे में आती हुई नजर आएगी? वहीं अगर बात करें यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी की, जो कि एआईएमआईएम के प्रमुख हैं, वो भी कहीं ना कहीं सियासी मैदान में ताल ठोकते हुए नजर आए, जोरों शोरों से अपने पार्टी के प्रत्याशियों के लिए सभी सीटों पर प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए। और असदुद्दीन ओवैसी अकेले के दम पर ये चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। एआईएमआईएम इस चुनावी महामुकाबले के अंदर कहीं ना कहीं अकेले के दम पर चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही है। वहीं पल्लवी पटेल की बात कर ले तो पल्लवी पटेल भी मैदान में। तो अब स्थिति ये है कि उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए सभी विपक्षी दलों ने मुश्किलें अब बढ़ा दी हैं। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ने के बाद क्या भारतीय जनता पार्टी अपनी मजबूत रणनीति के तहत जनता को इस तरह से साध पाई, या यूं कहें कि जनता को अपनी तमाम बातों में यहां पर कहीं ना कहीं रिझा पाई, कि जिससे कहीं ना कहीं वोट बैंक उनकी तरफ शिफ्ट होता हुआ नजर आए। क्योंकि लोकसभा चुनाव के अंदर देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी को महज 33 सीटें ही मिलती हैं, और ऐसे में 33 सीटें मिलने के बाद भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल और भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े चेहरों ने योगी आदित्यनाथ पर उंगलियां उठा दी। और योगी आदित्यनाथ पर उंगलियां उठने के बाद भारतीय जनता पार्टी 2 खेमों में बंटती हुई नजर आई। और ऐसे में 2 खेमों में बंटने के बाद कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की कुर्सी भी खतरे में दिखाई दी। और अब कहीं ना कहीं उपचुनाव के आधार पर ही विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियां की जाएंगी, उसके लिए रणनीतियां बनाई जाएंगी। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि उत्तर प्रदेश में होने वाले 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए मतदान, जो कि 20 नवंबर को होने हैं, उसमें कौन सी पार्टी का पलड़ा अब भारी रहने वाला है। क्या अखिलेश यादव जिस तरह से दावे करते हुए नजर आ रहे हैं लोकसभा चुनाव की तर्ज पर विधानसभा का उपचुनाव, और उससे भी बेहतर रणनीति के तहत लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या अखिलेश यादव एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की सियासत में बाजी मारते हुए नजर आएंगे? क्या चंद्रशेखर आजाद और मायावती के बीच एक बड़ी टक्कर यहां पर देखने को मिलेगी? क्या भारतीय जनता पार्टी फिर से उपचुनाव में पिछड़कर कहीं ना कहीं 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए अपनी राह को मुश्किल बनाती हुई नजर आएगी? ये वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब उपचुनाव के मतदान के बाद जब परिणाम सामने आएंगे, यानी कि 23 नवंबर को
स्थिति साफ होती हुई नजर आ जाएगी और पता लग जाएगा कि आखिर भारतीय जनता पार्टी क्या अपना सियासी वर्चस्व बचाने में कायम रही, क्या अखिलेश यादव अपनी रणनीतियों के तहत जो दावे कर रहे थे उन पर खरे उतर पाए, क्या आजाद और मायावती के बीच सियासी लड़ाई में मायावती आजाद पर भारी पड़ती हुई नजर आई, या आजाद लोकसभा चुनाव की तरह ही मायावती का वोट बैंक खींचने में कामयाब होते हुए नजर आए। इन तमाम सवालों के जवाब जल्द ही हमको मिलने वाले हैं और तब तक के लिए आप देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज।